नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं साथियों इस पॉलिटी की सीरीज़ में। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के बारे में। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो वो है पार्ट 5। तो पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है। और पार्ट 5 में आपके यूनियन आता है, ठीक है। और ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का भाग है, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 4 मेंबर्स हैं। सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, देन पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और लास्ट जो ऑफिस आता है वो आता है आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जो इंडिया का हाईएस्ट वकील जिसको हम बोलते हैं वो होता है, ठीक है, जो कि यूनियन को रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की। तो एक होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इसमें हाईएस्ट ऑफिशियल जो आता है ना साथी वो आपका है प्रेसिडेंट, ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट ऑफिशियल जो है इसमें वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये आर्टिकल में, इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 63। तो 63 में बताया गया है कि दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो ऑफिस है ये हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है ये हमने बोरो किया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हालांकि वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इम्पीचमेंट होता है, जो महाभियोग होता है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, उसका जो प्रोसेस है वो हमने बोरो किया हुआ है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इलेक्शंस की। तो इलेक्शंस में आपका केवल इन दोनों में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, केवल एक डिफरेंस है, वो है आपके इलेक्टोरल कॉलेज का। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो ये बेसिकली वो मेंबर्स हैं जो कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। तो साथियों, जो प्रेसिडेंट होता है उसमें मैंने बताया था कि आपके केवल इलेक्टेड मेंबर्स, किसके? राज्यसभा और लोकसभा। सेकंड, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। थर्ड, 2 यूनियन टेरिटरीज़ की इलेक्टेड मेंबर्स, कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी। और अब सिंस आपकी जम्मू कश्मीर भी लेजिस्लेचर के साथ आ चुकी है, तो जब भी इनमें इलेक्शंस होंगे तो इनके इलेक्टेड मेंबर जो होंगे वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे आपके किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, ठीक है साथियों। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर जबकि क्या होता है कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, मनोनीत और निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं इसमें। नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, केवल याद रखना है, यहाँ पर कोई स्टेट का वो नहीं होता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। और इलेक्शन कैसे होंगे? इनडायरेक्ट, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे यहाँ पर। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं? जिसमें मैं और आप पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टेट्स के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हमारे द्वारा चुने गए एमपीज़ और एमएलए, और सिंस हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एमएलए का कोई जिक्र नहीं होगा, यहाँ पर केवल एमपी का जिक्र होगा। एमपी जो हैं वो हमारे बिहाफ पर क्या करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बैलेट यूज़ होता है वो होता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट, 2 टाइप के बैलेट होते हैं, सीक्रेट बैलेट होता है और एक होता है ओपन बैलेट। अब साथियों, ओपन बैलेट क्या होता है? कभी आपने देखा होगा जब आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर आपको स्क्रीन पर इस तरीके से, यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो, यहाँ पर पार्टी और यहाँ पर वो बटन होता है, ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे दिखते होंगे आपको। तो इस बटन को जब आप प्रेस करते हो तो इस कैंडिडेट के लिए वोट चला जाता है आपके द्वारा, ठीक है। तो ये ओपन बैलेट सिस्टम होता है। सीक्रेट बैलेट में क्या होता है? आपको एक पेपर दिया जाता है, उस पर मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर आप कॉलम बने रहते हैं, ठीक है, बॉक्स बने रहते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में आप अपनी प्रेफरेंस डालते हो यहाँ पर कि जैसे मैं 1 इसको दे रहा हूँ, 2 इसको दे रहा हूँ और 3 इसको दे रहा हूँ। ऐसे प्रेफरेंस सबकी नोट कर ली जाती हैं और इसको एक बॉक्स में डाला जाता है। अब इन सभी बैलेट्स को बाद में देखा जाता है कि सबकी पहली प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। उस पहली प्रेफरेंस के ऑर्डर में सबको सजाया जाता है, और जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस कम मिलेगी ना, उसका बैलेट जो है, उसमें जितने भी बैलेट डले होंगे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेकंड के लिए, सेकंड जो उनकी प्रेफरेंस होगी। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? एसटीवी। एसटीवी क्या है यहाँ पर? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्योंकि साथियों ये वोट जो है ना ये ट्रांसफ़र की जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, जो आप प्रेफरेंस डाल रहे हो इसमें।
और सिंगल क्यों है? सिंगल इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र होंगी ना, अब ये सेकेंड राउंड में जब काउंटिंग होगी तो मान लो जिसकी सेकेंड राउंड की काउंटिंग कम है, अब इन पर्टिकुलर जिस कैंडिडेट को सेकेंड राउंड में कम मिले होंगे तो वापस फिर से ये ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उसका फ़ायदा जो है ना साथियों, वो एक बंदे को मिलता है लास्ट में, ठीक है। तो एक ही बंदे को ये ट्रांसफ़र की जा सकती है फाइनली, तो इसलिए इसका नाम सिंगल होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जैसे ही 50% ऑफ द टोटल वोट एक सदस्य को मिलती है उसको जीता हुआ मान लिया जाता है, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये प्रेफरेंस के बेस पे आप इसको भर रहे हो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो इसकी 4 क्वालिफिकेशन है। सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है साथियों कि भारत का केवल नागरिक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बन सकता है। दूसरी बात, आपकी जो आयु है वो 35 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में सिमिलर आयु हमने देखी थी। यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो एक वाइस प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन टू मेंबर एज अ राज्यसभा, क्योंकि वो बनने क्या वाला है? वो बनने वाला है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जबकि प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा था कि यहीं पर राज्यसभा की जगह क्या था? लोकसभा, कि वो लोकसभा का मेंबर जो है वो बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसके पास, मतलब उसके पास और कोई इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओथ, इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ इनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और ये अपनी रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं प्रेसिडेंट को ही, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है और US प्रेसिडेंट है उनके दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ मान लो इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और US वाइस प्रेसिडेंट। आप एक चीज़ समझो कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, मान लो ये अपने ऑफिस में सर्व कर रहा है और अचानक ऑल ऑफ अ सडन इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और अगर इसकी डेथ होती है ना साथियों, तो यहाँ पर आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो फंक्शन संभालता है किसका? प्रेसिडेंट का। और ये जो फंक्शन संभालता है ना, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं होता है। यहाँ पर एक फिक्स टाइम पीरियड होता है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जानी चाहिए, ठीक है। जबकि US प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। अगर US का वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, तो वो बनता है प्रेसिडेंट फॉर द रिमाइंडर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो बचा हुआ साल है, मान लो पूरा बचा हुआ जो कार्यकाल है उसके लिए। जैसे मान लो कि US का वाइस प्रेसिडेंट बना प्रेसिडेंट 1 साल के बाद, मतलब टोटल पीरियड जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो 5 साल का होता है, तो 1 साल के बाद मान लो उसकी डेथ होगी प्रेसिडेंट की, तो जो वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो 4 साल के लिए बनेगा सीधा, ठीक है। उसके बाद ही दोबारा इलेक्शंस होंगे। तो ये एक डिफरेंस है जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका कार्यकाल है वो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट वो कितना है? वो है 5 साल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसके रिमूवल की बात करते हैं कि जो इंडियन का वाइस प्रेसिडेंट है तो इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो इसको रिमूव इजीली किया जा सकता है, बट हमने देखा था कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वहाँ पर आपकी स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है, दोनों हाथ से। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंस ये राज्यसभा का चेयरमैन होता है तो राज्यसभा में सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है, हालांकि इसको नोटिस भी दिया जाता है पहले 14 दिन का। अब इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। अब साथियों 2-4 मेजोरिटी हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आप इजीली इसको समझ पाओ। स्पेशल मेजोरिटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी प्रेसिडेंट वाले में। यहाँ पर मैं आपको इफेक्टिव, एब्सोल्यूट और सिंपल मेजोरिटी बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है 50% ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। अभी इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। सिंपल मेजोरिटी होती है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब समझो इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई दिन है, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 545 टोटल मेंबरशिप होती है, ठीक है। अब 545 का 50% अगर आप निकालते हो तो वो कितना आ जाता है? वो आता है 272.5, ठीक है। तो जिस भी सदस्य को 273 वोट मिलेंगे या जिस भी रेजोल्यूशन को 273 वोट मिलेंगे वो रेजोल्यूशन को पास समझ लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये होगी आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। अब आप देखो इफेक्टिव मेजोरिटी, तो मैं बोलता हूँ कि इसी लोकसभा में किसी दिन मान लो 100 लोग आए, ठीक है, तो उसका 50% कितना हो जाएगा? 50, ठीक है, 50 हो जाएगा ना भाई। तो इस 50 जिस भी रेजोल्यूशन को 51 वोट मिलेंगे उस रेजोल्यूशन को पास मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी की कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं। ध्यान देना साथियों, जो लोग प्रेजेंट होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो वोट कर रहे हों। वोटिंग एक्चुअली कितनों ने की?
उसका 50%, मान लो 60 नहीं वोटिंग की तो उसका 50% 30, तो जैसे ही 31 मिलेंगे किसी को तो उस रेजोल्यूशन को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है। ठीक है, अगर इफेक्टिव मेजोरिटी उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को मिलती है तो उस रेजोल्यूशन को सेकंड हाउस में भेजा जाता है लोकसभा में, और वहाँ पर क्या लगती है आपकी सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि सिंस ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये चेयरमैन है किसका, राज्यसभा का, तो रेजोल्यूशन केवल किस में लाया जाएगा, राज्यसभा में, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और रेजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कराया जाएगा। इसके बाद इसके जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, इसके ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पे वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, जबकि हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है उस पर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर लिखा रहता है वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट करता है तो उसको इम्पीच किया जा सकता है। ठीक है, और ये एक्ट करता है एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब क्या है, इस एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि जो भी सदस्य वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आपका राज्यसभा का चेयरमैन। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो इसकी सैलरी है, ठीक है, जो इसको सैलरी मिलती है वो इसी कैपेसिटी में मिलती है, राज्यसभा के चेयरमैन सर्व करने की कैपेसिटी में इसको सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ वन लाइनर है वो मैं लिख के लाया हूँ, ये आप एक बार देखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम क्या बनाते हैं, एज टीचर्स डे। ठीक है, और ये 2 टर्म के लिए जो है वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इनके बाद हमीद अंसारी जो थे वो 2 टर्म के लिए आपके वाइस प्रेसिडेंट बने थे, और कुछ ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, हालांकि ये लिस्ट जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले SP राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन। ये जब आपके प्रेसिडेंट बने तो ये अपने ऑफिस में क्या होती, इनकी डेथ हो गई थी। और इनके बाद ही कौन बने थे, VV गिरी। ठीक है, VV गिरी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये ऐसे CGI हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं और प्रेसिडेंट भी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे प्रेसिडेंट जो कि CGI भी रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी, तो उनका नाम क्या था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और हैं वो आप देख लीजिएगा। और लास्ट जो 14th वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कौन है हमारे, वो हैं जगदीप धनखड़, BJP पार्टी से। ठीक है, एक क्वेश्चन है साथियों, ये मैंने आपके लिए रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करंट सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी सैलरी रिवाइज की गई थी वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये आपको बताना है कि अभी करंट में सैलरी इनको कितनी मिलती है, और सैलरी इनको किस कैपेसिटी में मिलती है, एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिस भी सदस्य का आंसर सही होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा या पिन कर दूंगा, ताकि औरों को ये पता चल जाए कि सही आंसर क्या है। ठीक है, और साथियों इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, और इसी तरीके से हम अपनी पॉलिटी सीरीज़ को फिनिश करेंगे। और अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और डेली क्विज़, डेली करंट अफेयर क्विज़, ठीक है, और GK, और जिन भी साथियों का CPO का एग्ज़ाम है, ठीक है, वो लोग इंग्लिश के क्विज़ को दे सकते हैं हमारे चैनल। आपको अपने टेलीग्राम पे हैंडल सर्च करना है @A2B क्विज़, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा हैंडल अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम किसी और लेक्चर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।